अगर तुम अपनी पूरी कोशिश के बावजूद अपनी पूरी जिंदगी उजाला न कर सको तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी अंधेरों से समझौता मत करना। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं सभी दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं ज़हीर अब्बास अपने यूट्यूब चैनल पैरालाइज मोटिवेटर दैट पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपने बारे में कि मैं कौन हूं, कहां रहता हूं और मेरी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है किस लेवल की है और कितना टाइम हो गया। ये सारी चीज़ें मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा और मैं अपने आप को कैसे मेंटेन करके रखता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। मुझे कितना टाइम हो गया स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में, ये सारी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए होते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लिया करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंजॉय करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को एंजॉय करते हैं। पहले तो आप लोग सब बताइए कैसे हैं और आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपकी फिजिकल हेल्थ किस तरह की है। मैं आप सब लोगों को एक बार फिर दिल से सलाम करता हूं कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट करा कि मैं आज ऊपर वाले का शुक्र है आपकी वजह से यहाँ तक पहुँच पाया। ये सिर्फ आप लोगों की दुआओं की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, लेकिन मेरी कोई ऐसी हिम्मत नहीं है कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँ। ये सब ऊपर वाले का करिश्मा है जिसने आप लोगों को मेरे साथ जोड़ा। तो दोस्तों, मैं आज आपको अपने बारे में बताता हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ और मैं क्या हूँ, मेरी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी किस लेवल की है, कितना मुझे वक्त हो गया, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊँगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ, मेरा नाम है ज़हीर अब्बास और मैं रहता हूँ दिल्ली में। मेरा बर्थ प्लेस है, मैं यहीं पे पैदा हुआ हूँ, दिल्ली लक्ष्मी नगर में। दूसरी, मेरी एज हो चुकी है अब 46। मैं एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट हूँ, रीढ़ की हड्डी का पेशेंट, मतलब कि मेरा सर्वाइकल है C5, C6, C7 मेरा लेवल है। कंप्लीट मेरी इंजरी है और मेरे को 12 साल हो गए। 2013 में जब मेरा ये एक्सीडेंट हुआ था, उस टाइम पे मेरी एज जो थी 33 साल थी, 33 ईयर्स ओल्ड मैं था उस टाइम पे। आज मैं 46 ईयर का हो गया हूँ, 12 साल मेरे को हो चुके हैं। दोस्तों, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जो है एक बहुत खतरनाक बीमारी या परेशानी है। इसको हम लोगों को समझना पड़ेगा। मुझे भी इसको समझने में स्टार्टिंग के 5 साल लगे। 5 साल तक मेरी कोई रिकवरी नहीं थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। डॉक्टर्स के चक्कर, हॉस्पिटल्स के चक्कर काट काट के मैं इतना परेशान हो गया, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया स्टार्टिंग के 5 साल। मैं इस तरह की वीडियोज़ इसलिए बनाता हूँ दोस्तों कि उस 5 साल का जो मेरा पीरियड था, उस स्टार्टिंग के 5 साल में मेरे को कभी कोई यूट्यूब पर इस तरह की वीडियो बनाने वाला कोई बंदा इंडियन नहीं मिला। फॉरेनर तो लोग बाहर के बनाते थे, लेकिन वो लोग इस तरह की वीडियोस नहीं बनाते थे, सिर्फ घूमने की और दिखाने की वीडियो बनाते थे और हमें उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी। दोस्तों, मैक्स पटपड़गंज में मेरा ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर्स ने बिल्कुल मना कर दिया था कि ये बच भी नहीं पाएंगे ऑपरेशन थिएटर पर जब हम इनकी सर्जरी करेंगे। लेकिन ऊपर वाले का करिश्मा था कि मैं उस टाइम बचा, 3 दिन वेंटिलेटर पर रहा, 3 दिन आईसीयू में रहा। वो सब चीज़ें ऊपर वाले ने मेरा रास्ता आसान करता चला गया। डॉक्टर्स ने मेरे को बोला था कि इनको अगर ज़िंदा रखना है और इनको ठीक करना है तो आपको इनको लाइफ टाइम फिजियोथेरेपी करानी पड़ेगी। तो उसके बाद में फर्स्ट डे से, जिस दिन मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आया, लगभग मैं 10 दिन के आसपास में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आने के बाद में मेरी लगातार फिजियोथेरेपी चलती रही और आज भी चल रही है आप लोगों की दुआओं से। लेकिन 5 साल तक ऐसी कोई रिकवरी नहीं मेरे को दिखाई दी कि मेरे हाथ हिल जाएं या मैं बैठने लगूं या फिर मेरे पैरों के अंदर सेंसेशन पता लग जाए या फिर मेरे को यूरिन मोशन का पता लग जाए। मतलब 5 साल तक ये सब चीज़ें मेरे साथ नहीं हो पाई, जैसा कि बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा होता है। 99% जो सर्वाइकल वाले पेशेंट होते हैं, जिनका गर्दन पे से ऑपरेट होता है या गर्दन की नस दबी होती है या कटी होती है, उनके साथ में यही चीज़ होती है। चेस्ट के नीचे की पूरी पावर उनकी चली जाती है, हाथ की फिंगर्स मूवमेंट वगैरह ये सब काम नहीं करती हैं, हैंड भी काम नहीं करते हैं, यूरिन मोशन कुछ नहीं आता है। लेकिन डी लेवल वाले जो होते हैं उनका ये सब काम करता है। अब आज जो आपके साथ में परेशानी हो रही है, चाहे वो 10 साल के बाद हो रही हैं, चाहे वो आपको स्टार्टिंग में 1 साल के अंदर हो रही हैं, चाहे वो आपको 5 साल के अंदर हो रही हैं, वो सारी परेशानियां मेरे साथ भी हुई थी और 5 साल
का पीरियड जो मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, 5 साल का पीरियड मेरा भी बहुत टफ था। चीज़ों को समझने में बहुत टाइम लगा। तो 5 साल में कम से कम 5 बार मैं 5 से 6 बार लगभग मैं हॉस्पिटलाइज भी हुआ, हॉस्पिटल में एडमिट भी हुआ। कभी मेरे लंग्स में इन्फेक्शन हो रहा है कफ की वजह से, नज़ला ज़ुकाम होने की वजह से, कभी मुझे यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है। कई कई बार मुझे यूरिन में इन्फेक्शन हुआ, 2-2 3-3 बार मैं हॉस्पिटल में 4-4 5-5 दिन के लिए एडमिट हुआ, क्योंकि कैथेटर लगा होता है तो इन्फेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो होगा भी। उसके बाद में हॉस्पिटलाइज होने के बाद में चीज़ें समझ में नहीं आई कि करें तो क्या करें। 5 साल के बाद में जब धीरे धीरे हाथों में पावर आनी चालू हुई, फिजियोथेरेपी मेरी 2 टाइम डॉक्टर्स डेली कराते थे 5 साल तक। कराते रहे, अच्छा लगने लगा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी। माइंड डिस्टर्ब बहुत हो गया था कि घर परिवार किस तरह से चलेगा, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, दुनिया से मदद मांगी कोई मदद करने वाला नहीं है, सब लोग साथ छोड़ने वाले, कोई करीब आने वाला नहीं। तो इंसान अपने शरीर से ज़्यादा अपने जो आसपास के लोग होते हैं उनकी जिम्मेदारियों की वजह से परेशान हो जाता है, और वो परेशानी उसको दिन ब दिन खाती रहती है। वो इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि ऊपर वाले से मौत मांगने लगता है कि मेरे को किसी तरह मौत आ जाए या मैं मर जाऊं। अभी मैंने नोएडा का भी एक केस देखा था, उनके बूढ़े माँ बाप एक पिछले 25 साल से एक अपने औलाद की, अपने बच्चे की परवरिश कर रहे हैं। स्पाइनल कोड इंजरी वाले पेशेंट के, अब बूढ़े इतने हो गए तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु की डिमांड की। तो ये चीज़ें बहुत सारी मेंटेन दोस्तों नहीं हो पाती हैं। लोगों को लगता है कि भाई आसान होता है, आसान कुछ नहीं होता है। और आसान मैं बता देता हूँ, उन लोगों को लगता है जिनकी स्पाइनल कोड इंजरी में बहुत कम माइनर सी चोट लगी होती है, और माइनर सी चोट लगने की वजह से वो 6 महीने में या 1 साल में चलने लग जाते हैं, तो वो दूसरे लोगों को ज्ञान बहुत देते हैं। लेकिन अगर उनसे कहा जाए कि आप हमारी मदद कर दो, आप हमें एक्सरसाइज बताओ, आके हमारी हेल्प करो, तो फिजिकल आने को कोई तैयार नहीं है। फ़ोन पे या मैसेज में सब ज्ञान पेलने वाले लोग हैं, ज्ञान बहुत पेलते हैं कि ऐसा कर लो, हमारी तो ऐसे आ गई। उन लोगों को ये नहीं पता कि आप इस तरह की बातें करके सामने वाला बंदा जो 5 साल से 10 साल से 20 साल से पेशेंट है और कई करोड़ रुपए खर्च कर चुका है, उसके बावजूद उसकी रिकवरी नहीं आई, तो आपके पास में ऐसा कोई करिश्मा नहीं है कि आप ऐसे लोगों को डिप्रेशन के अलावा कुछ नहीं दे सकते। तो इस तरह की बातें वो लोग करते हैं तो डिप्रेशन में डाल देते हैं। दोस्तों मैंने उसके बाद में 5 साल के बाद में देखिए अपना, मेरा वेट जो है 1 कुंटल से ऊपर चला गया था। मेरा वेट 1 कुंटल बहुत मायने रखता है, 1 कुंटल वेट ऊपर चला जाना 5 साल में, पेट बाहर निकल के आ जाना, हाथ इतने मोटे मोटे हो जाना। तो उसमें एक्सरसाइज करने में बड़ी प्रॉब्लम आती थी, डॉक्टर्स को खड़ा करने में बड़ी प्रॉब्लम आती थी, मेरी वाइफ को खड़ा करने में बड़ी प्रॉब्लम आती थी, वाइफ के कमर में पेन हो जाता था, घुटने पकड़ने वाला कोई नहीं, घुटने पकड़ के हमने, आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैंने करीबन 9 साल तक घुटने पकड़ने के लिए लोगों का इंतज़ार किया। कभी खड़ा हुआ, कभी नहीं हुआ, कभी हुआ, कभी नहीं हुआ। उसका रीज़न ये था कि 3 बंदे मुझे खड़ा करने के लिए चाहिए, 2 साइड से घुटने पकड़ने वाला। उसके बाद में ये मैंने अपनी दिमाग से कैलीपर की सोच निकाली और कैलीपर बनवाया, और उस तरह से फिर वो मैं घुटने पकड़ने के अलावा वैसे खड़े होने लगा। अब मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना एक्सपीरियंस अपने भाई बहनों के साथ में शेयर करूं। स्पाइनल कोड इंजरी के जो पेशेंट हैं, मैं वीडियो बना बना के अपने यूट्यूब पर डालता गया। 5 साल मुझे यूट्यूब पर भी काम करते हुए हो गए। आप लोग जुड़ते चले गए, मैंने किसी से मदद नहीं मांगी कि मेरे को ये करो, मेरा सपोर्ट करो या वो करो। मैंने ऊपर वाले का नाम लिया और उसका शुक्र अदा करता गया, हर सांस पे उसका शुक्र अदा करता गया, खाना खाते में उसका शुक्र अदा करा, मेरे रास्ते आसान करते चला गया ऊपर वाला। मैंने कैथेटर को मेंटेन करना सीख लिया। जब मैं 2 या 3 बार हॉस्पिटलाइज हुआ, आप यकीन नहीं मानेंगे, जब 2 या 3 बार मैं हॉस्पिटलाइज हुआ कैथेटर की वजह से, और मेरे 40-40, 50-50 हज़ार रुपये 3 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में लग गए, और पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं, घर का सिस्टम सारा खराब, कौन हेल्प करेगा। तो मैंने ये सब चीज़ें मेंटेन करनी चालू करी, और मैंने उसको समझना चालू करा कि एक चीज़ बार बार अगर मेरे साथ हो रही है तो मेरे से कहाँ गलती हो रही है जिसकी वजह से मेरे साथ ये परेशानी हो रही है। हम लोग क्या करते हैं, परेशानी को समझना छोड़ देते हैं कि परेशानी हो क्यों रही है, और हम दूसरी तरफ दिमाग डाइवर्ट कर लेते हैं। तो ना तो वो काम हो पाता है हमारा, और ना ही वो परेशानी हमारी दूर हो पाती है। आज मैं 12 साल से, बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि आप कैथेटर निकाल दो, आप कैथेटर निकाल दो, आपने कैथेटर क्यों लगा रखा है, आप CIC किया करो। दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, देखिए सर्वाइकल वाले जो स्पाइन के पेशेंट होते हैं, जो 100% बेड पे होते हैं और फिंगर उनकी काम नहीं करती हैं अगर, तो वो ना तो अपने आप CIC कर सकते हैं, जैसे कि मेरी फिंगर है,
देखिए मेरी फिंगर काम नहीं करती है, रिस्ट काम करती है हर तरह से, हाथ सारे काम करते हैं, लेकिन फिंगर मूवमेंट में नहीं है। तो फिंगर मूवमेंट में नहीं है तो मैं किस तरह से अपने सीआईसी के पाइप को पकड़ के हर 3 घंटे में सीआईसी तो नहीं कर सकता। और मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं किसी अटेंडेंट को रखूं और नौकर रखूं और वो नौकर मेरी हर 3 घंटे में सीआईसी करे। ऐसा भी मेरे पास नहीं है, क्योंकि आज की डेट में अटेंडेंट रखना भी कम से कम मंथली 20,000 रुपये मान के चलिए। कोई अगर आप 9 घंटे 8 घंटे की ड्यूटी पे या 24 घंटे की ड्यूटी पे आप कोई रखते हैं तो मिनिमम 20,000 रुपये मान के चलिए अटेंडेंट आपसे लेगा। वो हमारे पास तो नहीं है। अब मेरी वाइफ को काम घर का भी है, बच्चों को भी पढ़ाना है, मेरा भी ध्यान रखना है, उसकी ज़िंदगी नर्क थोड़ी बना सकता हूँ मैं हर 3 घंटे में सीआईसी करने की वजह से। तो मैंने कैथेटर को मेंटेन करना सीख लिया। पहले मैं लगाता था पीला वाला पॉलिक वाला कैथेटर, उसके बाद में फिर मैंने 5 साल के बाद में फिर मैंने चेंज करा सिलिकॉन का कैथेटर, सिलिकॉन का वाइट वाला 16 नंबर का कैथेटर मैंने यूज़ करा। अब मैं क्या करता हूँ, उसको सैटरडे संडे 2 दिन के लिए मैं उसको निकाल देता हूँ, 2 दिन के लिए उसको मैं निकाल देता हूँ और उसके बाद में कॉन्डम कैथेटर यूज़ करता हूँ। या कॉन्डम कैथेटर भी यूज़ नहीं करता तो मैं डाइपर पहनता हूँ, क्योंकि मैं एक रूम टेम्परेचर मेंटेन करके रखता हूँ। मेरे रूम में एसी वगैरह लगा हुआ है, सारा चारों तरफ से बंद है, फैन चलाता हूँ, एग्जॉस्ट चलाता हूँ, तो टेम्परेचर मेंटेन करके रखता हूँ। तो उसकी वजह से मैं कभी कभी बिना कॉन्डम कैथेटर के भी रह लेता हूँ 2-3 घंटे, या एक दिन डाइपर चेंज करनी पड़ती है, कोई बात नहीं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन और आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि आपके कभी बेड सोल नहीं हुए? आप सर्वाइकल के पेशेंट हैं और 12 साल से बेड पे हैं, तो आपके कभी बेड सोल नहीं हुए? तो उसके लिए जो रेगुलर शुरू से मेरे चाहने वाले, मेरे आप लोग देखते हैं यूट्यूब फैमिली मेंबर, उन लोगों को पता है कि मेरे बेड सोल हुए कि नहीं हुए, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिए बेड सोल एक बहुत खतरनाक बीमारी है। अगर बेड रिडन पेशेंट के किसी के बेड सोल हो जाए तो वो छोटा सा शुरू में तो समझ में आता नहीं है, लेकिन उसके बाद में जब वो बड़ा हो जाता है तो वो हाथ से बात निकल जाती है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे बैट सॉल हुए थे दोनों हिप्स में साइड में, दोनों हिप्स में साइड में हुए थे। इधर की करवट लेने की, इधर की करवट लेने की वजह से दोनों हिप्स में मेरे बैट सॉल हो गए, और बैट सॉल होने की वजह से 7 साल तक, मतलब कि 6 साल तक लगभग मान के चलिए, 6 साल के बाद में वो मेरे बैट सॉल जाके ठीक हुए, वरना 6 साल तक वो बैट सॉल ठीक नहीं हुए थे। वो बैट सॉल भी कैसे ठीक हुए? मैंने गद्दा चेंज करा, अपना माइंड लगाया, गद्दों में साइडों में गड्ढा करा, और आज भी मैंने साइडों में गड्ढा कर रखा है। ये मेरा बेड है तो साइड में मैंने यहाँ गड्ढा कर रखा है, ये यहाँ पे भी गड्ढा है और इस साइड में भी गड्ढा है। उसका रीज़न ये है क्योंकि बैट सॉल कभी भी प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ की स्किन डेड हो जाती है, और अगर उसके बाद दोबारा प्रेशर पड़ा और दोबारा प्रेशर पड़ने के बाद में वो फिर ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए जब तक हम बेड पे हैं हमें अपने बेड सोल का भी ध्यान रखना है। और उस 6 साल के बेड सोल ने कम से कम डेली उसकी ड्रेसिंग करनी, चीज़ें समझ में ना आना, कम से कम 5 से 6 लाख रुपए उन बेड सोलों के अंदर मेरे लगते हैं। दोस्तों मैं अब आपको अपनी रिकवरी के बारे में बताता हूँ। जिन लोगों को अच्छा लगे ठीक है, बुरा लगे तब भी ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कई बार एक दो हमारे चाहने वाले उनके कमेंट आ जाते हैं इस तरह के कि आप ऐसा करो या वैसा करो, तो मैं उनके लिए भी बता देता हूँ। वो भी मेरे यार दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, अच्छी सलाह देते हैं, कोई बात नहीं, पर मैं उसको फॉलो करूँ या ना करूँ, या मैं किस तरह अपने घर में उसको फॉलो करा सकता हूँ, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। देखिए जिस टाइम मेरा एक्सीडेंट हुआ था उसके 5 साल तक मेरी गर्दन के लेके, मतलब कि गर्दन पे से यहाँ से लेके और नीचे तक मेरे को, यहाँ से चेस्ट पे, हाथ पे, कहीं भी मेरे को काट लो पीट लो कुछ भी मार लो, मेरे को कुछ नहीं पता था 5 साल तक। 5 साल तक मैंने फिर भी दो बार फिजियोथेरेपी, दिन में डॉक्टर आते थे, 500-500 रुपये लेते थे, उनसे मैंने कराई। 8 साल तक रेगुलर 2 डॉक्टरों ने कराई। उसके 5 साल के बाद में मेरे हाथ पावर में आने लगे। डॉक्टर्स मेरे को 5 साल तक बिठाना भी, करवट भी दिलाना और मेरे शोल्डरों को भी हैवी करना। आज मैं आपके सामने इस तरह से अगर बैठा हूँ तो उसका रीज़न यही है कि मेरे शोल्डर उन्होंने इतने हैवी कर दिए कि मैं अपर लिम्ब को इस तरह से हाथों पे संभाल लेता हूँ। और उसके बाद में मेरा फिर पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होने लगी, पूरी बॉडी मेरी फ्लेक्सिबल हो गई, और फ्लेक्सिबल होने के बाद में पावर आने लगी। मैंने कभी डॉक्टर से शिकायत नहीं की कि मेरे हिप्स में पावर नहीं आ रही, या मेरा पैर में नहीं आ रही, या मेरे घुटने लॉक नहीं हो रही, या मेरे फुट ड्रॉप है, क्योंकि ऐसी चीज़ मेरे थी नहीं। ऊपर वाले का शुक्र है, मेरे को अपनी रिकवरी महसूस हो रही है, आज भी महसूस होती है। अब बात आती है यूरिन मोशन के कंट्रोल पे। तो देखिए यूरिन मोशन का कंट्रोल 100% तो मेरे को पता है कि मोशन मेरे को आएगा, और कब आएगा ये भी मेरे को पता है, और जब आता है मेरे को तब भी पता है। और ऐसे ही यूरिन का है, यूरिन जब आता है तो मैं उसको 30 से 40% कंट्रोल कर लेता हूँ, प्रेशर लगा लेता हूँ, ब्लडर पे भी प्रेशर पड़ता है, और मेरे को पता भी लगता है कि यूरिन आ रहा है और मैं पास कर लूँगा।
लेकिन फिर भी मैं कैथेटर लगा के रखता हूँ जिससे कि मेरी किडनी वगैरह खराब ना हो जाए, या मेरे कहीं पीछे मेरे हिप्स की लाइन में कोई बैड सोल ना हो जाए। इस वजह से मैं कैथेटर को लगा के रखता हूँ और मेंटेन करके रखता हूँ। कभी भी मैं इसको निकाल लेता हूँ, कभी भी मैं इसको लगा लेता हूँ। हम अपने आप ही, मेरी वाइफ मेरा कैथेटर निकाल भी देती है और लगा भी देती है। ये चीज़ें हमारी ऊपर वाले का शुक्र है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में दोस्तों 5 साल के बाद में ये सारी चीज़ें ठीक होनी चालू हुई। मैंने अपना वेट मेंटेन करा, डाइटिशियन से मिला, उसके बाद में वेट कंट्रोल करा। आज मेरा वेट आपके सामने 60 से 65 किलो होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, और 46 ईयर मेरी एज है और इतना वेट मैंने कंट्रोल कर रखा है। एक क्वेश्चन मेरे को बार बार आता है, बहुत सारे लोगों का कहना ये होता है कि जब आप बेड पे हो तो आप मोशन कैसे करते हो, आपका पेट साफ कैसा होता है। तो पेट साफ के लिए दोस्तों मैंने लगभग 8 साल तक या 9 साल तक लगभग मैंने मोम प्लस की दवाई यूज़ की, और मैं डाइपर भी यूज़ करता था 9 साल तक, जब तक मेरे को प्रॉपर नहीं पता था। तो डाइपर में पहन के रखता था और मोशन मैं उस मोम प्लस की दवाई से करता था। लेकिन अभी मैंने क्या है 3 साल से अपना कम्बोर्ड बना लिया है और अपनी एक व्हील चेयर ले ली है, नॉर्मल व्हील चेयर ले लिया कम्बोर्ड वाली, और मैं मेरे बाथरूम में वो चली जाती है। और बाथरूम में जाने के बाद में मैं उस दवाई को पीने के बाद में, आज भी मोम प्लस यूज़ करता हूँ लेकिन मैं बेड पे यूज़ नहीं करता हूँ, मोम प्लस दवाई पी लेता हूँ। मैंने उसका टाइम टेबल नोट कर लिया कि कितनी देर पीने के बाद में और कितनी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और कितना पानी पीना पड़ेगा और कितना खाना खाना पड़ेगा, जिसके बाद वो मेरी दवाई काम करेगी। मेरी दवाई लगभग 3 से 3.5 घंटे में दवाई काम कर जाती है। उसका प्रोसेस मैंने ये बना रखा है, 1 या सवा 1 बजे मैं दवाई पीता हूँ। दवाई पीने के बाद में मेरे डॉक्टर, नॉर्मल पानी से 1 गिलास से मैं दवाई पी लेता हूँ 4 ढक्कन, और फिर मेरे डॉक्टर आ जाते हैं 2 बजे, और 3 बजे तक वो मेरी एक्सरसाइज कराते हैं। एक्सरसाइज कराने के बाद में फिर मैं रात थोड़ी देर 15-20 मिनट वेट करके आधा घंटा फिर मैं खाना खाता हूँ। खाना खाने के बाद में मेरे लगभग 4 बज जाते हैं। 1 बजे से 4 बजे तक का टाइम, ये 3 घंटे का टाइम हो गया। तो उसके बाद में 15-20 मिनट या आधे घंटे के बाद में मैं अपना कम्बोर्ड पे बैठ जाता हूँ, और कम्बोर्ड पे जाके बैठने के बाद में मेरे को मोशन हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि मोशन टाइट हो जाता है दवाइयाँ खाने की वजह से। तो मोशन टाइट होने की वजह से तो मैं क्या करता हूँ कि 8 से 10 मुनक्के ले लेता हूँ, और मुनक्के बैठे बैठे वहीं पे अपना खा लेता हूँ, और खाने के बाद में मेरा 10-15 मिनट में पेट प्रेशर बनाता है और मेरा मोशन क्लियर हो जाता है। आधा घंटा 1 घंटा मैं फिर कम्बोर्ड पे बैठे बैठे वेट करता हूँ। लगभग ये मेरा प्रोसेस चलता है पेट साफ करने का, कम्बोर्ड पे बैठने का 1.5 से 2 घंटे का, और मेरा पेट साफ हो जाता है। लेकिन फिर भी उसके बाद में डाइपर पहनता हूँ, और डाइपर पहन देता हूँ। कई बार ऐसा हो जाता है कि 2 बार भी हो जाता है, तो डाइपर पहन के रख। तो दोस्तों जो लोग मेरे को नया देखते हैं, उनको पता नहीं होता, तो उनको इस वीडियो को देख के सारी मेरे बारे में नॉलेज मिल जाएगी। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसे क्या करता हूँ, सारा पता लग जाएगा। दूसरी बात मैं एक और बता देता हूँ कि मेरे पेट में भी पावर है, पूरा सेंसेशन है पानी पीने का, पेट भरने का, गैस पास होने का, सब पता लगता है। अब बात आ जाती है पैरों में मेरे को क्या पावर है। देखिए पैरों में मेरे को टचिंग का पता लगता है, मूवमेंट पता चलती है, सेंसेशन है, ठंडा गर्म पता चलता है, छूने का पता चलता है, ये सारी चीज़ें पता लगती हैं। खड़े होता हूँ तब भी पता चलती है, लेकिन मैं अपने आप मूवमेंट नहीं कर पाता। मूवमेंट मैं करता हूँ तो मेरे पैर कभी कभार झटके मार देते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। फिर भी मैं ऊपर वाले का नाम लेके हिम्मत नहीं हारूंगा, और कोशिश इसी तरह अपनी बरकरार रखूंगा जब तक जिंदा हूँ। अपनी कोशिश बरकरार रखूंगा और ठीक होने की पूरी कोशिश करूंगा। ऊपर वाले का शुक्र करता रहूंगा, जितना ठीक हुआ उसमें भी ठीक हूँ, और जितना अगर नहीं होता हूँ उसमें भी ठीक हूँ। अब बात आ जाती है मेरा खर्चा कैसे चलता है, मेरा काम धंधा क्या है। दोस्तों मैं अपनी वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ। मैं एक इंटीरियर डेकोरेटर था, डेकोरेशन का मेरा काम था। उस लेवल का काम मुझे आज नहीं मिलता है, छोटे मोटे काम मिलते हैं, उससे मेरा घर का खर्चा चलता है, और मैं अपने बच्चों को पढ़ाई में भी खर्चा करता हूँ, अपने घर का भी खर्चा चलाता हूँ उसी काम से। और मेरा पूरा दिन बिजी रहता है, और घर में मैं रहता हूँ 2-2, 3-3 महीने में मैं घर से बाहर निकलता हूँ, क्योंकि मैं सेकंड फ्लोर पर रहता हूँ, और वहाँ से मेरे को उतारना चढ़ाना बड़ी दिक्कत का काम है, और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मेरी लाइफ जर्नी, समझ लीजिए, या मेरे बारे में क्या है, कैसा हूँ, सब पता लग जाएगा आपको इस वीडियो को देख के। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नए होते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लिया करें। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, सलामत रहें।